वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली ये जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के लिए घटना चक्र ने टोह सीरीज निकाला हुआ है और इस टोह सीरीज से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम लोग करने वाले हैं। और इसके पहले कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रश्नों को उनके विश्लेषण के साथ रखा हुआ है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी से हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली तथा कन्नौजी हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं और देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है और देवनागरी आरक्षित लिपिक है जो प्रचलित लिपियों यानी कि रोम, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। और देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जब काव्य में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। उपयुक्त पद्यांश में घटा शब्द 2 बार आया है तथा प्रथम घटा का तात्पर्य बादल है और एवं दूसरी घटा का अर्थ कम हो जाना है, तो यहाँ पे अलंकार यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन का अर्थ है 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और त्रिभुज, नवरात्रि एवं त्रिलोक द्विगु समास के उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दशानन। दशानन शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विवरण चिन्ह ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अयादि संधि का उदाहरण है। तो 9 + 1 ये मिलकर के नाविक हो जाता है और आव + ई ये मिलकर आव होता है। तो नाविक में अयादि स्वर संधि है और इस संधि के अनुसार यदि ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय और आय का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यदि अयादि संधि का उदाहरण है ऑप्शन डी में 9 + 1 ये नाविक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है और प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना या अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य का होना तो प्रकट हो पर संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम आगरा तो गए होगे, राम ने कहानी सुनी होगी इत्यादि। इस काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्यतः भूतकाल की क्रिया में होगा, होगी,
होंगे, होगा इत्यादि जोड़ दिए जाते हैं। अतः खाया होगा में संदिग्ध भूतकाल होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो मैंने वहीं सामान रखा होगा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। और संदिग्ध भूतकाल के वाक्य में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। तो सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, उक्त संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कुछ इस प्रकार होगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना, जलाना, रंगना, दुखाना, बतियाना इत्यादि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हथियाना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है। तो चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, इसमें गद्य तथा पद्य का मिश्रण होता है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा को चंपू काव्य माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो स्तवक, स्तवक समूहार्थक शब्द है, इसका अर्थ फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता या ढेर, राशि आदि होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्तवक। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे अमीश एवं सामीस दोनों समानार्थी शब्द हैं और इसका विलोम शब्द निरामीष होता है, शेष विलोम युग्म सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, डी शब्द युग्म अशुद्ध है, शेष सभी सही हैं। आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है और प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी तीनों समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। पार्वती के अन्य पर्यायवाची होते हैं उमा, शिवा, अपर्णा, गिरिजा, गौरी। और रीता एवं रिक्त खाली के पर्यायवाची हैं और तिक्त का अर्थ तीता होता है। दानव, निशाचर, राक्षस के पर्यायवाची हैं तथा अंबक आँख का पर्यायवाची है। मनोरथ, स्पृहा, इच्छा के पर्यायवाची हैं तथा निलय घर का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ए, ऑप्शन ए में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो उपर्युक्त अवस्था में भाववाच्य होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो जाएगी। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो टूक और टूक, टूक और टूक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है थोड़ा और टुकड़ा। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा, राइट आंसर है ए, थोड़ा और टुकड़ा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शब्दांश प्रत्यय होता है, शब्दांश। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है?
तो प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है अर्ध विवृत स्वर है। तो आय अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध संवृत से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत कहलाते हैं। ये हैं आय और औ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आय अर्ध विवृत स्वर है। अगला प्रश्न है इनमें से अंतःस्थ वर्ण है। तो या, रा, ला तथा व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं और अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है। हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है। अंतस्थ व्यंजन में से या तथा वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आह ये आयोगवाहक व्यंजन है, आयोगवाहक स्वर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आयोगवाहक। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह आयोगवाहक ध्वनियाँ हैं। अंग का प्रयोग अनुस्वर के रूप में होता है तथा इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और अनुस्वर वस्तुतः सुर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। आह का प्रयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है जो सुर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसका उच्चारण हा वर्ण की तरह होता है। हिंदी के तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का प्रयोग जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके वाक्य के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से और क्वेश्चन नंबर 30 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो गद्यांश को हम लोग रीड नहीं करेंगे, उसके प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। तो यहाँ पे इसका विश्लेषण है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं तब हमारा जीवन अंधकार से भर जाता है तथा इसकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना देती है। अगला गद्यांश पर आधारित प्रश्न है प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को जीवन में आकर्षित करते हैं। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करनी है तो हमारा मनो मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदैव परिपूरित रहना चाहिए। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्ट, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। तो आशा, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास आदि भाव रचनात्मक हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी। अगला है हम कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। तो यहाँ पे गद्यांश पर आधारित है। यदि आप आशा, प्रफुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के पास होते हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ ही लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, जब हम आशा, प्रफुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अगला यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हुए हैं। ये काफ़ी सिंपल हैं, आप लोग इनको
वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। हम लोग जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे देख लेना, साथ में उसका विश्लेषण भी दिया है मैंने। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 से जीएस के क्वेश्चन फिर से चालू होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता आयुर्वेद या चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता चरक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगला है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कासगंज है। अमीर खुसरो का जन्म 1293 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी कि काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नूर सिपहर और तुगलक नामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। और नोट के तौर पर हम लोग याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा 1293 ईस्वी हरिश्चंद्र वर्मा भाग फर्स्ट के अनुसार है। तो कहीं कहीं पे 1293, 1253 और 1252 ये जन्म की डेट दी हुई रहती है अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था और इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो भूपर्टी अथवा वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। कोयला, हीरा एवं ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। और रूर जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। तो भारत का रूर ये दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर को कहा जा सकता है? तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष और प्रगामी। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो सकल घरेलू बचत में परिवार प्रमुख योगदान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवार। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 25। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में यह प्रावधान है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी और संविधान के अनुच्छेद 173 ख के द्वारा विधानसभाओं के उम्मीदवार होने के लिए यही प्रावधान है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जल चक्र में बादलों का गठन संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत मिलान की पहचान करें। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी गलत है। बाकी के फाउंटेन पेन, इसका आविष्कार लुइस एडिसन वाटरमैन के द्वारा किया गया था और बैरोमीटर का आविष्कार इवांजेलिस्टा टॉर्सिली ने किया था और एनिमेशन का आविष्कार एमिल कॉल ने किया था। अमीटर का आविष्कार फ्रेडरिक टेक्सलर ने किया था, ना कि जैकिरियस जेन्स ने, अतः विकल्प भी गलत है। उल्लेखनीय है कि जैकिरियस जेन्स ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक थे और से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो दिए गए विकल्पों में पायरोफाइलाइट भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है और यह सिलिकेट खनिज का प्रकार है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। भारत में उड़ीसा क्रोमाइट यानी कि क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा इसका सर्वाधिक भंडारण भी उड़ीसा में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में पाया जाने वाला पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसने इवेंस्टा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जुलाई 2023 में इंटेल इंडिया की पूर्व कंट्री हेड निवृत्ति राय ने इवेंस्टा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इवेंस्टा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक निवृत्ति रॉय। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में चक्रवात विजरफाय ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो जून 2023 में चक्रवात विजरफाय ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया था। इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित गुजरात और राजस्थान रहे और अरब सागर के ऊपर बने इस चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका मुख्य विषय यानी कि थीम
वैश्विक डिजिटल नवाचार होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, नई दिल्ली। 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन में कुल 1272 सीटें अर्थात लोकसभा सदस्यों हेतु कुल 888 सीटें तथा राज्यसभा हॉल में कुल 384 सीटें होंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 1272 सीटें। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो अप्रैल 2023 में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप तथा नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा व सबसे अधिक स्मृति वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, आईसीटी का तात्पर्य है? तो आईसीटी का तात्पर्य है, राइट आंसर है बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप है? तो एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर है डी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी के विकल्पों में दी हुई है मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकग्निशन और बैरोमीटर और एनिमेशन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। दिए गए विकल्पों में प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल मार्कर रिकग्निशन एवं बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देते हैं। अगला प्रश्न है, एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है? तो इन्फॉर्मेशन एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट आंसर है डी, इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? तो प्रचलन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक प्रक्रिया आवंटन पॉलिसी है और ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के तहत प्रत्येक प्रक्रिया को निष्पादित करने हेतु एक निर्धारित समय प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर है, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर अंग्रेज महिला गणितज्ञ एडा लवलेस को माना जाता है और चार्ल्स बेबेज की प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों से उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी या द्विआधारी रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब यानी कि केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर है बी, स्टार और स्टार नेटवर्क। अगला प्रश्न है, अपने आप को कंप्यूटर हैकर के इंस्ट्रक्शन से बचाने के लिए आपको इंस्टॉल करना चाहिए।
तो अपने आप को कंप्यूटर हैकर से इंटरसन से बचाने के लिए आपको फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का वह हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग को रोकने और अनधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है, और फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल का प्रयोग अनधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क, मुख्यतः इंट्रानेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट खुलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, होम पेज। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय सीसी इनमें से किसे सूचित करता है? तो ईमेल को भेजते समय प्राप्तकर्ता पता में 3 विकल्प होते हैं, टू सीसी व बीसीसी, जहां सीसी कार्बन कॉपी व बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी को निरूपित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीसी कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के स्वीट का एक हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के स्वीट का एक हिस्सा है, और एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा MACOS के लिए शुरू किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के स्वीट का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है, दस्तावेज प्रिंट करने हेतु शॉर्टकट की है? तो कंप्यूटर में दस्तावेज प्रिंट करने हेतु शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, Ctrl+P। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो राइट आंसर है डी, सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह अथवा एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने हेतु किया जाता है। यह कंप्यूटर का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसे मानव द्वारा देखा जा सकता है किंतु भौतिक रूप में छुआ नहीं जा सकता है। इसके बिना कंप्यूटर बेकार है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फतेहपुर सीकरी इसका संबंध है अकबर से, और जौनपुर सिटी इसका संबंध है फिरोज शाह तुगलक से, और आगरा सिटी का संबंध है सिकंदर लोदी से, और जामा मस्जिद बदायूं इसका संबंध है इल्तुतमिश से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। फतेहपुर सीकरी, अकबर, जौनपुर सिटी, फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी, सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद बदायूं में इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। तो सही सुमेलन यहाँ पे है फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कानपुर में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग का अनुपात 912 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 912 प्रति 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, और जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य खनिज थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ अवश्य पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भारत मेथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है।
जिसकी प्रतिशतता लगभग 85% है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 85% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ कस्बा या नगर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां दी हुई हैं। तो सही सुमेलन ऑप्शन सी में नहीं है, बाकी के सही सुमेलित हैं। बिठूर का संबंध गंगा से है और गोरख राप्ती नदी के किनारे हैं और यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी है। जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी गोमती है, जबकि सही नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई गोमती से मिल जाती है। अन्य प्रश्नगत युग्म सही है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुरसतगंज में स्थित है। इसकी स्थापना राजीव गांधी विमान विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। भारत में विमान उद्योग को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण शोध प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को विमानन मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संसाधन के रूप में माना गया है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुरसतगंज में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फुरसतगंज में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला, दादरा तथा कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, जबकि मुरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यह एक मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थकर पद्म प्रभ का जन्म स्थान था। कौशाम्बी में अनेक विहार थे, उनमें सर्वप्रमुख घोषित राम था। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था और इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ मेला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो माघ मेले का संबंध ये इलाहाबाद से है और झूला मेले का संबंध ये वृंदावन से है और पशु मेले का संबंध ये बटेश्वर से है और देवा मेला इसका संबंध हो जाएगा बाराबंकी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, माघ मेला इलाहाबाद अब प्रयागराज में है और झूला मेला ये वृंदावन से संबंधित है, पशु मेला ये बटेश्वर से संबंधित है और देवा मेला ये बाराबंकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद अब प्रयागराज है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना वर्ष 1916 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना वर्ष 1965 में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ लेखकों के नाम और दूसरी तरफ उनके उपनाम दिए हुए हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला के नाम से जानते थे और रघुपति सहाय इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है और वैद्यनाथ मिस्त्री इनको नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव ये मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वही सुमेलन यहाँ पे दिया हुआ है, लेखकों के नाम और उपनाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध निराला से है और रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र ये नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव ये मुंशी प्रेमचंद्र इनका उपनाम था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए, 250 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों से कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है, जो वर्ष 2022-23 की शुद्ध प्राप्ति की मूल अनुमान 6,000 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 5,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो जून 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृत्व भूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी। तो राइट आंसर है बी, 60%। 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो वर्तमान में देश या विश्व में कहीं रह रहे हों और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम तथा इच्छुक हों, योजना के सहभागी बन सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य या परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में उद्योग हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी हुई है। तो लकड़ी के खिलौने का संबंध या स्थिति है वाराणसी और चित्रकूट, और खेल का सामान ये मेरठ से संबंधित है, और पीतल की मूर्तियाँ इनकी स्थिति होगी ये मथुरा से, और लकड़ी पर नक्काशी इसकी स्थिति होगी सहारनपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लकड़ी के खिलौने ये वाराणसी और चित्रकूट से संबंधित हैं, खेल का सामान मेरठ, और पीतल की मूर्तियाँ ये मथुरा से, और लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर, कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जनपद दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनका मुख्यालय दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध नगर इसका मुख्यालय नोएडा में है, और ज्योतिबा फूले नगर इसका मुख्यालय है अमरोहा में, और संत कबीर नगर इसका मुख्यालय है खलीलाबाद में, और कुशीनगर इसका मुख्यालय है पडरौना में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा, डी का पहला। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर इसका मुख्यालय है अमरोहा में, और संत कबीर नगर इसका मुख्यालय है खलीलाबाद में, और कुशीनगर इसका मुख्यालय है पडरौना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीआई यानी कि भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करें। वॉल हैंगिंग इसका संबंध है गाजीपुर से, और हस्त निर्मित दरियाँ इसका संबंध है मिर्जापुर से, और कैंची का संबंध है मेरठ से, और हस्त निर्मित कालीन ये जीआई टैग मिला है भदोही को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, वॉल हैंगिंग गाजीपुर से संबंधित है, हस्त निर्मित दरियाँ ये मिर्जापुर से संबंधित है, कैंची का संबंध मेरठ से है, और हस्त निर्मित कालीन ये भदोही अब संत रविदास नगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरीय कौशल जनपद की राजधानी था। तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसे भारत नेपाल सीमा के समीपवर्ती जिले बहराइच से महाराज
बहराइच से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाकाव्यों एवं पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव की राजधानी बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रावस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।